नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वह भी मेरी जुबानी। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही डरावनी कहानी लेकर आया हूं। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मुझे आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए कहानी शुरू करते हैं। बरसात की एक हल्की हल्की रिमझिम गांव नवानी की पक्की सड़क पर बह रही थी। मसालेदार चाय की चुस्की और मिट्टी की खुशबू के बीच मोहन की छोटी सी चाय की दुकान पर अरविंद, समीर और फैज इकट्ठा बैठे थे। तीनों की उम्र 20 के आसपास थी। पढ़ाई लिखाई, नौकरी और गांव के रोजमर्रा के मसलों का बोलबाला था। मगर उस शाम कोई बात अलग थी। आसमान से लगातार बरसात हो रही थी और गांव के बुजुर्गों की कुछ बातें हवा में गूंज रही थी। दुकान के पास बांस की टोकरी में रखा लकड़ी का चूल्हा धीमी सी आग जला रहा था। मोहन चाय हाथ में दे रहा था और दुकान की छत की एक किनारी से पानी की छोटी छोटी धारें टपक रही थी। यार, आज की बारिश नहीं रुकने वाली लगती, समीर बोला। उसकी आवाज में हल्का सा सहेजा हुआ उत्साह था। कुछ करने का विचार उस पर भारी पड़ रहा था। फैज ने कहा, मुझे तो नाना का कहना याद आ रहा है, तिलक वन से रात को कभी नहीं जाना चाहिए। कहते हैं रास्ते बदल जाते हैं। अरविंद ने ठहाका लगाया, नाना की बातें हैं, पुरानी कहानियां। मेले का आखिरी दिन है, एक ही दिन का मजा छोड़ देंगे क्या? मोहन ने चाय देते हुए चेतावनी दी। बचपन में मैंने सुना था वो रास्ता शाम के बाद किसी को भी बाहर नहीं छोड़ता। पर तीनों ने मोहन की बातों को महज लोक कथा मान लिया। नवानी से करीब 3 किलोमीटर के उस पार तिलकवन जंगल की सीमा शुरू होती थी। जंगल के बीच में एक संकरे पगडंडी से रास्ता निकलता था जो दूसरे गांव में जाकर मेले की खुली जगह से जुड़ता था। दिन में खेतों से लौटते हुए लोग अक्सर उसी पगडंडी से आते जाते थे। पर शाम से बाद बुजुर्ग कहते थे, रास्ता अजीब हो जाता है, दिशा बदल जाती, सूरज ढलते ही कोई निशान काम नहीं करता। इस बात का हवाला गांव के कुछ पुराने किस्सों की तरह लिया जाता था और बड़े लोग बच्चों को समझाकर बताना पसंद करते थे कि अंधेरों में किसी तरह की अदृश्य ताकतें सक्रिय हो जाती हैं। तीनों दोस्तों ने उन चेतावनियों को नजरअंदाज किया। उनकी आंखों में जिज्ञासा और थोड़ी चुनौती थी। सिर्फ यह साबित कर देना है कि यह सब अंधविश्वास है, अरविंद ने कहा। समीर ने सिर हिलाया। फैज ने टॉर्च की बैटरी चेक की। उन्होंने तय किया कि 1 घंटे बाद वहीं मिलेंगे और चुपके से मेले में जाकर लौट आएंगे। मोहन ने पुकारते हुए कहा, सोच समझ कर जा, बारिश में रास्ते और भी भयानक हो जाते हैं। पर तीनों ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया। उनमें किसी तरह की हठ धर्मिता थी जो युवा मन में अक्सर होती है, सिद्ध कर देने की तृष्णा। कि किस्सा सच नहीं। 1 घंटे बाद बारिश कम नहीं हुई थी, मगर थोड़ी धीमी थी। उन्होंने बूढ़े आम के पेड़ के पीछे से निकलते हुए तिलक वन की ओर कदम बढ़ाए। हवा में मिट्टी की गंध और पत्तियों की सरसराहट थी। पगडंडी गीली और फिसलन भरी थी। जिन रास्तों पर दिन में बच्चे खेल खेलते थे, वह रात में किसी और तरह का रूप ले चुका था। टॉर्च की रोशनी पत्तियों पर टिककर छोटी छोटी छायाएं बनाती जा रही थी। ज्यों-ज्यों वे अंदर बढ़ते गए, गांव की रोशनी पीछे पीछे धीमी पड़ने लगी। जंगल की आवाजें, किसी दिशाहीन चहक और कभी कभार पत्तों में कुछ सरकने की आहटें उन पर घनीभूत होने लगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि रास्ता बदल ही जाए? फैज ने धीरे से पूछा। अरविंद ने जोर देकर कहा, बंधु, डर दिखाना बंद कर, हम सब साथ हैं। पर समीर का चेहरा सवालों से भरा था। जंगल का हर मोड़ अब उन्हें अजनबी सा लग रहा था। वह जिस पगडंडी पर चले आ रहे थे, उसकी हदें मलिन और अनिश्चित हो चली थी। पास में एक बड़ी चट्टान के नीचे से किसी की धीमी सी आवाज आई। ऐसा लगा जैसे कोई दूर से उनकी तरफ आहिस्ता आहिस्ता बोल रहा है। तीनों की सांसें तेज हो गईं, लेकिन उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। आगे बढ़ते चले गए, मानो जितना अधिक वे आगे बढ़ेंगे उतना ही आत्मविश्वास उनका साथ देगा। पर जंगल के हर एक कदम ने उनके भीतर की असुरक्षा को बढ़ा दिया। तिलकवन के अंदर एक चौड़ी खुली जगह थी जहां कुछ छोटे छोटे झुंड की खालों वाले सामान रखे थे और मेला जलती सी दीपक की तरह दूर दूर तक फैला हुआ था। या शायद वह उनकी कल्पना थी। धीरे धीरे कुछ रंग बिरंगे परछाइयों की तरह आवाजें सुनाई देने लगी, हंसी की, गाने की और कहीं कहीं बच्चों की चीखों की। पर वे आवाजें इतनी असंगत थीं कि उनकी असलियत पर शक हुआ। जैसे कोई ने जानबूझकर उन्हें बुलाया हो, मीठा सा लहजा और भरोसे का संकेत। तीनों रुके। कुछ कहने से पहले ही एक नरम सी आवाज आई,
यहाँ आओ, सब मुफ्त है। हवा में मिट्टी की गंध के साथ कुछ अजीब सी मीठी खुशबू भी घुल रही थी। किसी ने उन्हें नजदीक बुलाया था। अरविंद ने टॉर्च और पकड़ा और आवाज की ओर देखा। वहां कोई नहीं दिखाई दिया, पर सदियों पुरानी किसी आदत की तरह मन ने उस ओर मुड़ने की हद पार कर दी। समीर ने पिछली चेतावनी याद कर धीरे से कहा, वापस चलते हैं। पर फैज ने जोर देकर कहा, नहीं, बस देख लेते हैं। उनकी जिज्ञासा उन्हें खींच लाई। वे आवाज की तरफ बढ़े, पर रास्ता अचानक बदल गया। पगडंडी उलझ गई। पेड़ों के बीच एक नया मार्ग उभर आया, जिसे वे पहले नहीं जानते थे। वे कुछ देर के लिए चुप रहे। ऐसा लगा वे किसी तरह की भूल भुलैया में फंस गए हों, जहां कदम आगे बढ़ाने पर भी दूरी नहीं घटी। तभी हवा में एक और आवाज आई, छोटी बच्चों की तरह, भोली और भरोसेमंद, आओ मेरे साथ आओ, मिठाइयां मुफ्त हैं, खिलौने भी। आवाज इतनी भागदौड़ भरी और मासूम लगी कि समीर का ध्यान बहका। वह झुंड की तरफ झपटा और देखा वहां एक गोल सी रोशनी में कुछ सिलहूट थे, पर वे स्थिर नहीं थे। एक क्षण में वे पास थे। फैज ने महसूस किया कि उनके साथ कुछ गलत हो रहा है, पर पीछे हटना अब कठिन था, क्योंकि जैसे ही उन्होंने पलटा, पत्तियां तेजी से सरकने लगीं और उनके चारों ओर सन्नाटा गहराने लगा। हवा में कठोरता आ गई, जैसे किसी ने पर्दा गिरा दिया हो। और उस सन्नाटे में जहां रोशनी और छाया मिली जुली थी, तीनों का साहस टूटने लगा। उन्होंने महसूस किया कि वह रास्ता जो रात में लुभा रहा था, उसी में कहीं उनकी पकड़ कमजोर पड़ रही है। कहीं अंदर मन की किसी कोने में नाना और मोहन की बातें पुनः गूंजने लगी। चेतावनी नहीं थी, चेतावनी एक सीमा थी। पगडंडी की हर एक धड़क उनके कदमों को सूखा रही थी। अब वे महसूस करने लगे थे कि लौटना उतना सरल नहीं रहेगा जितना सोचा गया था। जैसे ही हवा की लहर ने उनकी कानों में बातें घुसाईं, तीनों का विश्वास डगमगा गया। कुछ ऐसा था जो उन्हें भीतर खींच रहा था, मानो जंगल स्वयं एक जीव हो और उसके भीतर की आवाजें उनका मार्गदर्शन कर रही हों। समीर ने मजबूती से आवाज निकाली, हमें यहां से तुरंत निकलना चाहिए। अरविंद ने टॉर्च और तेज किया, पर उसकी किरण पेड़ों की घनी शाखाओं में बिखरने लगी। उस क्षण एक नर्म सी छुआन उनके कंधों पर पड़ी, किसी की हौले से सरसराहट। फैज ने पलट कर देखा तो वहां कुछ नहीं था, सिर्फ हवा और बरसते पानी की धीमी सी सराहट। पर उस छुआन में एक अजीब ठंडक थी, न तो ठंडी थी और न ही गर्म। वह कंकृत कर देने वाली अनुभूति थी जो शरीर की हड्डियों तक पहुंचती थी। वे तीनों और गहराई में चले गए। हर कदम के साथ जमीन का स्वरूप बदलने लगा। पहचाने गए निशान गुम होते जा रहे थे। अचानक अरविंद ने महसूस किया कि वह रास्ता जो वे आए थे अब पीछे नहीं दिख रहा। हम घूम गए हैं, उसने कहा। आवाज में एक तरह की थकान थी, पर उसके शब्दों के साथ कुछ और भी था, एक सांस जो फांसी की तरह गले में अटक रही थी। समीर ने आसपास देखा, पर सिर्फ पेड़ों की अंधेरी दीवारें थीं। हवा में किसी ने फिर बुलाया, मीठा, नागवार। ऐसा मानो उन्हें यह यकीन दिला रहा हो कि कोई चीज जो उनके सामने है उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश है। आओ चलो इस तरफ, किसी ने कहा। उनकी जिज्ञासा अब भय में बदलने लगी थी। थोड़ी दूर पर कुछ लोथड़ों पर रंग बिरंगी वस्तुएं पड़ी थीं, गुड़िया के चिथड़े, टूटे पटाखे, कुछ चूड़ी के टुकड़े। यह वही सामान थे जो मेले में बिकते थे, पर अजनबी थे, जैसे किसी ने रात के अंधेरों में उन्हें जुटाकर यहां रख दिया हो। फैज ने एक टुकड़ा उठाया। उसी क्षण आहट हुई और पत्तियों में से एक आकृति निकली। वह इंसान नहीं था, पर किसी पुराने कपड़े में छुपा हुआ कुछ था, जिसकी आंखें नजर न आ सकने वाली खाली जगहों जैसी थीं। उसकी आवाज बहती सरसराहट में घुल गई, कुछ कहना चाहती थी, पर शब्द हवा में खो गए। तीनों पर एक भय सा सफर करने लगा। वे जानते थे कि अब वक्त उनके पक्ष में नहीं है। अचानक पेड़ों के बीच से बच्चे की आहट आई। एक छोटी सी परछाई उनके सामने उभरी, बालों में मिट्टी, आंखों में अजीब चमक। उसने धीरे से कहा, मेरे पास आओ, सब कुछ मुफ्त है। उस आवाज में न कोई छल था, न कोई धमकी, बस खालीपन और एक प्रकार की लालसा थी कि कोई उसके जाल में आए। समीर ने उस ओर देखा और याद आया कि चाचा ने कहा था कि जाल ऐसा होता है कि भीतर जाने पर बाहर आना आसान नहीं होता। पर यौनिक सोच या हीन भावना नहीं थी, यह शून्य की पुकार थी, किसी की प्यास जो केवल जीव को ही बुझा सकती थी। हमें वापस होना चाहिए, समीर ने कहा। पर जैसे ही उसने कहा, हवाओं ने इतना जोर पकड़ा कि टॉर्च की रोशनी डगमगा गई। किसी ने धीरे से उनकी ओर उंगली उठाई नहीं। उसे देखकर ऐसा लगा कि कोई अदृश्य हाथ उनकी नाविकियों को खींच रहा है। फैज का सामना अचानक अंधेरे की ओर मुड़ा और उसने देखा कि वहां एक गोल सी जगह उजली थी।
केंद्र में एक लौ पराबैंगनी सी जल रही थी, पर उसकी लौ ठंडी सी थी, जलन नहीं, एक प्रकार की चुंबकता जो कहीं भीतर तक खींच लेती थी। अरविंद ने अचानक महसूस किया कि वे खुद ही किसी परखच्चे पर हैं। उनके पैरों के नीचे जमीन नरम हो रही थी और हर कदम टूटे झुकाव की तरह लग रहा था। खुद ब खुद उनकी बोलने की क्षमता प्रभावित होने लगी। वे तेजी से हाँफने लगे। यह हाँफन उनके भीतर बढ़ते डर का संकेत था। उन्होंने पीछे मुड़ने की कोशिश की, पर रास्ता जैसे अपने आप बदल गया था। पेड़ों की कतारें नया आकार ले रही थीं, और तभी एक धीमी हंसी की आहट आई। कोई हंसा नहीं, पर हवा हिलती हुई कुछ कह रही थी। अब तुम मेरे साथ हो, समीर ने जोर से कहा। हमने ये गलती की, हमें गांव के रास्ते पर वापस जाना चाहिए। पर उनकी आवाज खोखली हो रही थी। फैज ने अपने अंदर की हिम्मत जुटाई और कहा, चलो मिलकर चलेंगे, जो भी हो साथ हैं तो उम्मीद है। तीनों ने हाथ मिलाए और धीरे धीरे एक ही दिशा में कदम बढ़ाए, पर हर कदम पर लग रहा था कि जमीन उनका साथ छोड़ रही है, जैसे वे एक धीमी सी चुप्पी में फंस गए हैं, जहां उनका विचार भी थम गया। उसी समय किसी ने उनके कान में एक पुरानी बुढ़ापे सी आवाज फुसफुसाई, वो जो तुम ढूंढ रहे हो बाहर नहीं है। आवाज किसी मानवीय स्वर में थी, पर उसकी तेजी और मानवीय भाव से परे थी। अरविंद ने पलटकर देखा, पर वहां कोई नहीं था। हवा की रिमझिम में शब्द जैसे अक्षरों में बदल गए और उनका मतलब खो गया। यह सब इतना स्पष्ट और असाधारण था कि उनकी आत्मा के भीतर एक खालीपन पैदा हो गया। उस खालीपन ने उनकी हिम्मत निगलनी शुरू कर दी। तभी उन्होंने दूर एक हल्की रोशनी देखी, मानो गांव की तरफ से कोई दीपक टिमटिमा रहा हो। तीनों की आंखों में उम्मीद की लौ जगी। वे तेजी से उस ओर बढ़े, पर जैसे ही वे उससे नजदीक पहुंचे, रोशनी गायब हो गई और उसकी जगह एक अंधेरी, हौले शब्दों वाली परछाई उभरी। वह परछाई धीमी धीमी बढ़ी और उसके साथ एक स्वर आया, एक बार आ गए तो लौटना मुश्किल है। इन शब्दों में कोई धमकी नहीं थी, बस एक तरह का तथ्य जिसे मिटाया नहीं जा सकता था, जैसे किसी ने नियम तय किया हो और वे अब उसके नीचे थे। फैज का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने कहा, हमें अब भी हिम्मत बांधकर कुछ करना होगा। डर से भागना आसान नहीं, पर डर अब उनके शरीर का हिस्सा बन चुका था। वह सांसों के साथ चिपक गया था। तीनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा। उनकी नजरें और आवाजें टूट चुकी थीं, पर उनमें एक आखिरी कोशिश की चमक थी, मिलकर किसी तरह का रास्ता ढूंढकर घर लौटना। उन्होंने खुद को तैयार किया कि चाहे जो हो, साथ रहकर इस भूल भुलैया से बाहर निकलेंगे। पर जंगल के अंदर का समय और भी धीमा होने लगा और उन पर जो प्रभाव पड़ रहा था वह बदसूरत और अनिरोधनीय था। उनकी शल अब हिचकोले खा रही थी। सब कुछ मनगढ़ंत लग रहा था। हल्की रोशनी की झलकें उनसे दूर पल्लवित होती और अचानक गायब हो जाती। किसी पुरानी घंटी की तरह की आहटें जो पहले कभी नहीं सुनी गई थीं, उनकी कानों में गूंजती रहीं। वे समझ नहीं पा रहे थे कि आगे क्या है और क्या पीछे है। समीर की सांसें अब टूट रही थीं। वह चिल्लाना चाहता था, पर आवाज पतली में बदलकर हवा में खो जाती। फैज ने महसूस किया कि भीतर की घबराहट उनकी सोच पर हावी हो रही है। अब निर्णय मुश्किल हो रहे थे। अचानक शोर सा उठा और पेड़ों के बीच से कुछ छोटी छोटी मंद रोशनी की झिलमिलाहटें निकली। बड़ी बारीक लाल पीली बत्तियां जो धरती के ऊपर नाच रही थीं। वे बत्तियां किसी तरह के पंखों वाली परियों जैसी दिखीं, पर उनकी हरकतें इंसानी नहीं, मशीन नुमा थीं। वे तीनों को घेरे में लेने लगी और हर बार जब बत्तियां निकट आईं, हवा में धीमी सी गंध फैलती खुशबू जो किसी मीठे फल की नहीं, उसे पास कर लेने पर चुभन होती थी। यह सब इतना असामान्य था कि अरविंद का मन दंग रह गया। इधर जंगल की पथरीली सतह पर किसी ने कुछ निशान छोड़े थे, जैसे किसी के बड़े पैर थे जिनके बीच छोटे बच्चे के निशान मिल रहे थे। यह दृश्य अचानक और भयावह ढंग से उन पर भारी पड़ा। किसने ये निशान छोड़े? फैज ने धीमी आवाज में कहा। समीर ने देखा, पर उसकी निगाहें झिझक रही थीं। वे निशान जैसे एक कहानी बयां कर रहे थे, किसी के आने और जाने का, पर उस कहानी का अंत स्पष्ट था। तभी अचानक जमीन कंपन करने लगी। हल्की सी गूंज उनके पैरों तक पहुंचने लगी और ऊपर पेड़ों की शाखाएं कुछ तेजी से हिलने लगी। हर चीज अचानक अस्थिर हो गई। फैज ने पहले जैसा साहस दिखाया और कहा, हमें सीमा तय करनी चाहिए, उसी मानचित्र के हिसाब से वापस जाना चाहिए जिस पर हम आए थे। पर वह मानचित्र उनके पास नहीं था। उनके मन का मानचित्र भी धुंधला पड़ चुका था। वे झाड़ी के पास गए जहां से दिन में पगडंडी साफ दिखती थी, पर झाड़ी अब घनी और कांटेदार हो चुकी थी। उसी क्षण उन्होंने एक और आवाज सुनी, मानो किसी ने उनसे कहा हो कि तुम लोग जो खोज रहे हो वह कभी वापस नहीं आता।
वाक्यों की यह लीला उनकी हड्डियों में काटने लगी। फैज ने टॉर्च का प्रकाश तेज किया और चारों ओर देखा। एक कटोरी के आकार की छोटी सी जगह पर कुछ खिलौने रखे थे। बुने हुए छोटे छोटे टेढ़ी, धातु की छोटी घुड़ियां और टूटे टूटे हथवाड़े जैसे खिलौने। उन खिलौनों पर पानी की बूंदें थीं और उनमें एक पराग सा दाग लगा था जो कि आम नहीं था। समीर ने धीरे से कहा, ये वही खिलौने हैं जो मेले में दिखते हैं, पर यहां इनका क्या मतलब है? अरविंद ने जवाब दिया, कहीं ये सब किसी के जाल का हिस्सा तो नहीं? उन्होंने खिलौने उठाए। हर खिलौना जैसे किसी पाते हुए बच्चे की याद दिला रहा था। पर एक खिलौने को उठाते ही हवा की दिशा बदल गई और उस खिलौने से एक फीकी सी हंसी निकली, ऐसी हंसी जो मासूम नहीं पर अभिशप्त लग रही थी। हवा में बादलों की तरह गंध जमा हो गई और वे देख सकते थे कि खिलौने की बातों में कोई पुरानी चाहत है, किसी की वापसी की, किसी के लौट आने की। तभी दूर पर किसी ने जोर से पुकारा, मानो एक बूढ़ा आदमी था। तीनों ने कुछ सांत्वना महसूस की और उस आवाज के रेले का पालन किया। वे तेजी से उस दिशा की ओर भागे, पर जैसे ही वे आगे बढ़े, आवाज उनकी पहुंच से बाहर होती चली गई। यह अनुभव उन्हें और बेचैन कर गया। वे भागते रहे और हर मोड़ पर नया खतरा झलकता रहा। वहां जहां उन्होंने आवाज सुनी थी, वहां पहुंचकर देखा तो जमीन पर अजीब सी छापे थे, बच्चों की छोटी छोटी उंगलियों के निशान और उनके बीच बड़े बड़े अनजान चिन्ह। चिन्ह ऐसे थे कि वे समझ में नहीं आ रहे थे, किसी तरह की भाषा की तरह, पर जिसे पढ़ा नहीं जा सकता था। फैज ने झल्लाते हुए कहा, यह सब तर्क से परे है। उसे यह बात समझ नहीं आ रही थी कि कैसे किसी जाल में फंसना इतना सरल हो गया। तभी एक मंद रोशनी ने उनके चारों ओर हल्का सा प्रकाश डाला। किसी ने दिए लगाए हों और वे टिमटिमा रहे हों, पर वह दियों की रोशनी मानवीय नहीं थी। उसकी चमक थकी थकी, धुंधली और निश्चल थी। वहां कोई नहीं था, पर आवाजें आती रहीं। एक आवाज फिर से बोली, तुम लौट सकते हो, पर कुछ इसके बदले छोड़ना होगा। तीनों के होंठ कांपने लगे। वे सहज से जानते थे कि दांव गंभीर हैं, जैसे किसी ने नियम बनाया हो कि बाहर निकलने के लिए कुछ देना आवश्यक है। अरविंद ने देखा कि उनके पास कुछ नहीं बचा। उनके पास केवल एक दूसरे का साथ था, कुछ घाव और टॉर्च की घटती रोशनी। क्या छोड़ना होगा? फैज ने पूछा। हवा में उत्तर आया, पर वह शब्द किसी इंसानी भाषा में नहीं थे। एक प्रकार की अनुभूति थी जिसे वे समझ नहीं पाए। ऐसा प्रतीत हुआ कि जंगल उन चीजों को मांग रहा था जिन्हें वे सबसे प्यारे समझते थे, यादें, नाम, पहचान के टुकड़े। समीर ने जोर देकर कहा, हम यही नहीं छोड़ सकते, हमारे पास सब कुछ है। पर जंगल ने उनकी आवाजों को निशौआ संदेश कर दिया और उसने उनके भीतर के कुछ हिस्सों को छीनना शुरू कर दिया। पहले छोटी छोटी मुस्कानें, फिर यादों के कुछ अधूरे हिस्से। अरविंद ने अचानक महसूसा कि उसके मन से किसी खास घटना की स्मृति गायब हो चुकी है। एक छुटपन की याद जो उसे अपने पिता की हंसी से जोड़ती थी, अब जैसे धुंधली पड़ गई। वह पल में हक्का बक्का रह गया। फैज ने अपनी जेबें तौला। पासपोर्ट जैसा कुछ नहीं, पर उसके पास एक पुरानी कढ़ाई वाला रुमाल था जो उसकी मां ने दिया था। उसने रुमाल को कसकर पकड़ा। उसकी उंगलियां थर्राने लगी। वह समझ गया कि कुछ मांगा जा रहा है और वह उसे देने वाला है। ठीक है, फैज ने कांपते हुए कहा और रुमाल को जमीन पर रख दिया। हवा ने उसे उठाया और जैसे जैसे वह जमीन पर रहा, एक हल्की सी शीतलता ने उसके अंदर घुस पड़ी। रुमाल हवा में जाकर गायब हो गया और उसी पल कुछ बदल गया, जैसे जंगल ने एक संतोष की सांस ली। तीनों ने देखा कि कुछ हल्का सा बदल गया है। रास्ता थोड़ा सा साफ होकर दिखने लगा, पर इस सफाई के साथ एक खालीपन भी था। फैज के अंदर उसकी मां की आवाज की एक नरम धुन खो चुकी थी। तीनों ने बिना बोले हाथ थामा और आगे बढ़े। उन्हें अब महसूस होने लगा कि लौटने की कीमत कुछ थी, कुछ यादें, कुछ टुकड़े, कुछ नाम जिन्हें भूलना धीरे धीरे उनके हिस्से बन गए। जंगल की मांग पूरी हो चुकी थी और उसने उन्हें आगे जाने की अनुमति दी, पर वह अनुमति शर्तों के साथ आई थी। अब वे पहले जैसे नहीं थे। उनके अंदर छूटे हुए हिस्सों के कारण कुछ कमी थी, एक तरह की दूरी जो पहले नहीं थी। रास्ते की हवा अब स्थिर हुई थी और टॉर्च की रोशनी ने पत्तियों पर बैठे बूंदों को चमका दिया, पर उस चमक में भी एक ठंडक थी, जैसे किसी पुराने पत्र की स्याही सूख चुकी हो। तीनों ने महसूस किया कि वे बाहर के करीब हैं, पर बाहर पहुंचने की कीमत बहुत भारी रही थी। वे चलते रहे। हर कदम के साथ जंगल की आवाजें घटती चली गईं और मानो कोई पर्दा धीरे धीरे खिसक रहा था। समीर ने तेजी से कहा, देखो गांव की रोशनी। वे रोशनी के साथ जैसे जैसे निकट पहुंचे,
उनके दिल की धड़कन तेज हुई। यह एक राहत की तरह थी और साथ ही एक भयभीत सोच कि क्या वह सहायता वास्तव में मदद करेगी। मोहन की चाय की दुकान की हल्की सी रोशनी दिखाई दी और कुछ घरों के दरवाजे से लोग बाहर का मंजर देखने के लिए निकले। पर जब गांव के लोगों ने उन्हें देखा, कुछ अलग प्रतिक्रिया दिखाई। किसी ने जल्दी से मुख फेर लिया, किसी ने आंखें झुका लीं और कुछ ने कड़ा सा चेहरा बना लिया, जैसे उनका मिलना किसी कठिन सत्य का संकेत हो। जब वे दुकान के पास पहुंचे, मोहन ने चाय का कप पकड़ाते हुए कहा, तुम लोग कहां थे इतनी रात में? उसकी आवाज में चिंता थी, पर वह ध्यान भी रख रहा था कि कुछ बदला हुआ है। फैज ने अपना मुंह खोलकर जवाब दिया, पर शब्द उस तरह से नहीं निकले जैसे वे पहले निकला करते थे। कुछ यादें जैसे उनके शब्दों में गुम थीं। मोहन ने उनकी आंखों पर गौर किया और बोला, तुम्हारे चेहरे कुछ अलग लग रहे हैं। तीनों ने बिना कुछ कहे चाय पी। उनके हाथ कांप रहे थे, पर किसी ने उसे दिखाने की हिम्मत नहीं की। अगले दिनों गांव के लोग बातचीत करने लगे। कुछ ने कहा कि वे तीनों तो खुशनसीब हैं जो लौट आए, पर बूढ़ों की नजरों में एक अन्य सी चिंता झलक रही थी, जैसे किसी ने बाजी मार ली हो पर उसके निशान पीछे रह गए हों। फैज की मां सबसे पहले आई और उसे पकड़कर रोई, पर उसकी आंखें पूछ रही थीं कि उसका बेटा पूरी तरह ठीक है या नहीं। फैज ने महसूस किया कि कुछ उसकी मां की बातों में खो चुका है। वह उसकी मां का चेहरा पहचानता तो था, पर कुछ हिस्से गायब थे, विशेष तौर पर मां की उस झुकी हुई हंसी की याद। वह असहाय महसूस कर रहा था। समय धीरे धीरे बीत रहा था, पर तीनों के जीवन में जो बदलाव आया था वह स्थायी था। उनकी यादों में कुछ रिक्त स्थान उभर आए थे। वे कुछ घटनाओं को भूलते, कुछ नामों को निकाल नहीं पाते थे। गांव के अन्य लोग धीरे धीरे इस बात को समझने लगे कि तिलकबंदी की रातों में जाना बस एक कहानी नहीं, वह उन चीजों का सौदा कर देता है जो इंसान के अस्तित्व से जुड़ी होती हैं। जिन्हें दिया जाता है वे आमतौर पर छोटे छोटे पर मायने रखने वाली चीजें होती थीं। एक याद, एक हंसी, एक गीत की पंक्ति। अरविंद, समीर और फैज के बीच अब कुछ अलग तरह का मौन था। वे साथ थे, पर बीच बीच में दूरी का एहसास आ जाता। अरविंद ने एक बार पूछा, क्या तुम्हें भी अक्सर कुछ याद नहीं आता? समीर ने कहा, हाँ, कभी कभी कोई नाम निकल जाता है। फैज ने सिर हिलाकर कहा, मुझे मां की वो पुरानी कहानियां याद नहीं आती। वे सभी चुप हो गए। यह चुप्पी सिर्फ उनके भीतर की कमी का संकेत नहीं, बल्कि बाहरी दुनिया से उनकी दूरी की कहानी थी। कुछ सप्ताह बाद गांव में फिर चर्चा हुई। मेले का इतिहास और तिलकवन के बारे में नई कहानियां जुड़ गईं। लोग अब उन जगहों के बारे में और भी सचेत हो गए। स्कूल के मास्टर जी ने बच्चों को समझाया कि कुछ चीजें समझ से परे हैं और इन्हें चुनौती देना हमेशा ठीक नहीं। पर वहीं कुछ युवा, विशेषकर नए नए शहरी बातों के संपर्क में आए युवक, तिलकवन का रहस्य सुनकर उनकी जिज्ञासा और बढ़ी। वे लोग यह मानने लगे कि जो कुछ भी खोया गया उसे दोबारा पाया जा सकता है, बस सही तरीका होना चाहिए। एक दिन अरविंद ने फैसला किया कि वह वापस जाएगा, लौटकर जो कुछ खोया है उसे पाने की कोशिश करेगा। पर समीर और फैज ने कहा कि यह जोखिम लेकर फिर वही स्थिति पैदा होगी। वे डर गए थे, पर अरविंद की आंखों में कुछ दृढ़ता थी। उसने कहा, अगर हम न जाएं तो हम हमेशा उस खालीपन के साथ जीते रहेंगे। यह कहना सच था, पर खतरा भी उतना ही वास्तविक था। फैज ने देखा कि अरविंद अब भी कुछ यादों को पाने के लिए बेचैन है। उसकी मां की हंसी की जगह जो खालीपन था वह उसे चीर रहा था। अंततः अरविंद ने अकेले जाने का फैसला किया। वह नहीं चाहता था कि उसकी हिम्मत दूसरों पर बोझ बने। उसने खुद को बताया कि वह सिर्फ वापसी नहीं कर रहा है, वह सब कुछ लौटाने जा रहा है जो जंगल ने लिया है। उसने अपने पास कुछ छोटी चीजें रखी, माँ का एक पुराना चूड़ा, पिता का एक पुराना रुई का दुपट्टा और एक छोटा कागज पर लिखा हुआ नाम। ये चीजें उसकी पहचान के छोटे हिस्से थीं। वह चुपचाप निकला और तिलकवन की ओर चला। गांव वालों की निगाहें उसके पीछे थीं, कुछ सहानुभूतिपूर्ण, कुछ चिंतित और कुछ भयभीत। फिर रात आई। अरविंद ने जंगल की ओर कदम बढ़ाए। उसकी धड़कन तेज थी, पर उसका मन भी शांत था, क्योंकि वह कुछ लौटाने भी जा रहा था और पाने भी। पगडंडी में कदम रखते हुए उसे उस रात की सारी आवाजें, रोशनी और खिलौने फिर याद आने लगे। पर इस बार उसके इरादे अलग थे। वह देने नहीं, मांगने गया था। उसने दीवारें, पेड़ों की दरारों और पत्तियों में अपना सामान रखा। हर चीज पर उसने ध्यान से अपना नाम लिखा। उसके मन में एक मिसाल थी कि यदि उसने अपना हिस्सा वापस पाना है तो उसे पूरा सौदा समझना होगा। अरविंद जंगल के गहरे हिस्से में पहुंचा, तभी उसने वही परछाइयां देखी।
लाल पीली पत्तियां, टूटे खिलौने और एक सूखी बूंदों की गंध। पर इस बार वह रुका नहीं। उसने उन चीजों को देखा और धीरे से अपना चूड़ा और दुपट्टा उन्हीं जगहों पर रखा। उसने नाम पढ़ाकर उन वस्तुओं को वहीं छोड़ दिया जहां उसने सोचा कि जंगल उन्हें लेगा। फिर उसने धीरे धीरे आवाज में कहा, मैं वह सब कुछ वापस चाहता हूं जो तुमने लिया है। उसकी आवाज में कोई दहाड़ नहीं थी, बस एक दृढ़ निवेदन। पल भर में हवा ने एक हल्की सी फुसफुसाहट की, पेड़ों की पत्तियां सहमी सहमी सी हिलें और वह जगह जहां उसने सामान रखा था वहां एक तरह की हल्की चमक उभरी। अरविंद ने देखा कि पत्थरों के बीच से कुछ धुंधली सी चीजें उठकर उसके पास आईं, छोटी छोटी यादें, उपहार जैसी झलकें। पर वे यादें उसकी पूर्ण नहीं थीं। उनमें कुछ जर्जरता थी, जैसे किसी ने जंक्शन के टुकड़ों को जोड़कर फिर से कुछ बनाया हो। उस वक्त अरविंद ने महसूस किया कि वह सिर्फ चीजें नहीं मांग रहा, वह उन हिस्सों की मांग कर रहा था जो उसकी पहचान बना करते थे। ठीक उसी पल समीर और फैज की याद आती है। वे गांव में बैठे हुए थे और अरविंद की वापसी का इंतजार कर रहे थे। पर गांव आसान जगह नहीं थी, वहां भी कुछ बदला हुआ था। लोग अब धीरे धीरे उन तीनों की दूरी को समझ रहे थे, मानो किसी ने उनके भीतर से कुछ छोटे छोटे हिस्से स्थानांतरण कर दिए हों। जिन बच्चों ने उन्हें पहले हंसते हुए देखा था, अब वे देख सकते थे कि उनकी आंखों में वही जीता जीता डर है। जंगल से लौटते समय अरविंद ने कुछ पाया, न कि सब कुछ। उसने मां की हंसी की एक पंक्ति सुनी, एक नाम का फुसफुसाना महसूस किया, पर वह सब पूरा नहीं था। वह लौट कर आया और गांव में दूसरों को बताने लगा कि तिलकवन की शर्तें अचूक हैं, न सब लेता है न सब देता है। वह जो मिला वह उनसे मिला जो वह देने को तैयार थे। उसने बाकी का बोझ पाला नहीं। उसने सीख लिया कि कुछ चीजें बटी हुई रहती हैं और उन्हीं अधूरी चीजों के साथ जीना ही जीवन की सच्चाई है। समीर और फैज ने अरविंद की वापसी की खबर सुनी और वे मिले। उनके बीच अब एक नई समझ थी। वे जानते थे कि जो हुआ वह तब तक उनकी यादों का हिस्सा रहेगा जब तक वे उसे याद करते रहेंगे। पर वे भी समझ गए कि जीवन में कुछ चीजों को स्वीकार करना पड़ता है, चाहे वह कुछ खोना हो या कुछ पाना। गांव के बुजुर्गों ने भी यह माना कि उन चेतावनियों में केवल डर नहीं था, बल्कि संरक्षण का भाव भी था। चीजें इंसान के लिए सुरक्षित रहती हैं जब तक वे अपने सामान्य स्थान पर होती हैं। समय के साथ नवानी गांव ने अपनी लय बदल ली। मेले फिर लगे, पर अब लोग दिन में ही जाते। जो रात में जाने का साहस करते, वे उन हालातों को जानते थे जिनका सामना उन्हें करना पड़ सकता था। तीनों दोस्तों की कहानी गांव में बताई जाने लगी, पर यह कहानी न तो केवल साहस की थी और न ही केवल चेतावनी की। यह उन सीमाओं की भी थी जिन्हें इंसान ने पार करने की कोशिश की और उन्हें समझ आ गया कि हर पार करना मुफीद नहीं होता। अरविंद, समीर और फैज ने जिन चीजों को खोया वे कभी पूरी तरह नहीं लौटे, पर उन्होंने जो पाया वह उन्हें बदल कर रख गया। उनमें एक नई संवेदनशीलता आ गई, एक तरह की समझ की कुछ यादें हमें बनाती हैं और कुछ हमें बिना बताते हैं। उन्होंने यह भी जाना कि डर कभी केवल डर नहीं होता, वह एक सीमा भी होता है जो इंसान के अस्तित्व को सुरक्षित रखती है। और जब बारिश फिर आई तब लोग दुकानों के भीतर बैठे रहे। मोहन चाय बनाता रहा और कभी कभी तीनों दोस्तों की तरह युवाओं की अंगड़ाई पर झुका आंखों से देखकर सोचता कि किस चीज के लिए इंसान जोखिम उठाता है, सिर्फ स्वयं की जिज्ञासा के लिए या किसी खोई हुई चीज को वापस पाने के लिए। पर अंत में वह भी शांत हो जाता और कहता, कुछ दरअसल बेहतर है अगर दुपट्टे की तरह सुरक्षित छोरों पर ही बांधा रहे। इस तरह नवानी की रातों में एक खामोशी थी, छीनी हुई यादों की, भरी हुई चाहतों की और स्वीकार्यता की। तीनों ने जीवन आगे बढ़ाया, पर वे जानते थे कि जंगल की रातों ने उन्हें कुछ ऐसा दिया और लिया है जो केवल उनके सपनों और खामोशी में बार बार आधी रात को चेतावनी की तरह गूंजता रहेगा। सब्सक्राइब कर दो यार, आपका क्या जाएगा, मेरा भला हो जाएगा, प्लीज यार।